बेटा देखो, ये बम पटाखे जलाना कोई दिक्कत नहीं है, पर बौद्धिक रूप से विकसित लोगों को ऐसे बंद कमरे में मेरे ख्याल से ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। ये पटाखे छुड़ाना बुरा नहीं है, पर जहाँ चार दीवारी में बैठे हो, इस सारी तुम फील करो, तुमने जो ये धुआं उड़ाया है तुम्हें ही तो सूंघना है, फिर अपना नुकसान कर रहे हो। अगर पटाखे छुड़ाने छुड़ा लेना, लेकिन खुली जगह होनी चाहिए ना, नहीं तो तुम्हें ही सूंघना पड़ेगा। कुछ बच्चे 12वीं से निकल आए पर बुद्धि उतनी ही है। चलो आज बेटा, अब घर से आए हो, ये सोचो आज किराया लगा के आए हो, आज त्योहार के दिन घर से उठ के आए हो। कितने बच्चे नहीं आए, तो पढ़ाई में उनसे आगे निकलने का दिन है आज लोग सो रहे, आराम से पढ़े, तुम पढ़ लो। सीईटी के ऊपर बार बार देख रहे हो कंफर्म, बस बेटा बस, अब अपनी लिमिट से क्रॉस ना करो जो किसी को डांटना पड़े ना। तो देखो ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे मैक्सिमम लोग आराम कर रहे हैं। तुम लोगों को समझना है कि वो कल परसों देखा अपने पीएम की जो वीडियो चल रही है आजकल, ये हमारे लिए कितने प्राउड की बात है कि हरियाणा जो बेरोजगारी में नंबर 1 कहला रहा था, आज वहाँ लोग और आम जनता नहीं, पीएम रोजगार की बात कर रहे हैं। पीएम कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची, तो ये प्राउड की बात है। और अपने आप कुछ नहीं होता बेटा, इन चीज़ों को लाइमलाइट में लाना पड़ा। आज सिर्फ अखबारों तक सीमित नहीं है बातें, पीएम सबसे पावरफुल पोजीशन है इस देश की। और हमारा पीएम जब कहीं भाषण दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हरियाणा बिना खर्ची बिना पर्ची। ये सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा है, क्योंकि जिस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, कुछ दिन में लोग उसको एक मॉडल की तरह देखेंगे कि हरियाणा के युवाओं ने सरकार को इतना ज़्यादा अपने हक के लिए मजबूर किया कि सरकार को इसको मेन एजेंडा बनाना पड़ा। और जिस दिन ये मेन एजेंडा बन गया, अब मैक्सिमम देखो देश में, सारे देश में, बेटा ये बातचीत मत करो, तुम्हारे काम की बात है ये। जैसे बुद्धिमान और बुद्धिहीन में इतना ही अंतर है, बस उसकी समझ विकसित होती है, वो अल्प विकसित होता है। आज इस पूरे देश में पढ़ा लिखा केरला है नंबर 1, लेकिन रोजगार की सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो इमेज बन रही है कि जहां सरकार ने कोशिश की, वो हरियाणा है। और पूरे देश में पॉजिटिव इमेज बनना मतलब हमारे लिए फायदा, क्योंकि अब आने वाली सरकारों को भी ये बात दिखेगी कि यहाँ पढ़ के पढ़ा के काम बनेगा, किसी की खर्ची और पर्ची से काम बनना नहीं है। तो तुम्हें 5 साल, अब बहुत ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें 5 साल नहीं लगाने, तुम्हें 1 साल सवा साल में अपनी ज़िंदगी सेट कर लेनी है। 25 का आखिरी जब आए, जैसे ये टाइम अब 24 का आखिरी टाइम आ गया, 25 के आखिर तक तुम्हारे पास एक सेटल्ड नौकरी होनी चाहिए, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में एक बढ़िया ज़िंदगी को जीने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लो। और आज का दिन नहीं, अब रोज़ इस्तेमाल करो समय का। सीईटी कंफर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले महीने फॉर्म, अगला महीना आ ही गया बेटा, नवंबर में फॉर्म आएंगे। और अभी सरकार का बहुत ज़्यादा गुणा का मन नहीं है, तो क्या पता ये 4 गुना 7 गुना में ही अटक जाएं। 4 गुना का मतलब अगर 5000 वैकेंसी आई तो सिर्फ टॉप के 20,000 बच्चे भरेंगे, तो उस 20,000 में अगर तुम नहीं हो सीईटी में, फिर तुम फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करो बेटा। और ठीक है, मौज मस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन ये देखना चाहिए कि इस टाइम मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले हम इतना जोर डाल ही नहीं रहे थे, कहाँ 9 से 4 की क्लास लग रही थी, हम खुद भी छुट्टी कर रहे थे, संडे तो हर छुट्टी थी। लेकिन अब टाइम आ गया, अब ये 2-3 दिन बाद त्यौहार खत्म, फिर सब चीज़ें छोड़ दो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। चलो जल्दी से पढ़ते हैं। आज एक टेबल हमने कल आधा पढ़ा था, पेज नंबर 82 पर पढ़ लिया था ऊपर शायद, या नहीं पढ़ा? 82 का लास्ट टेबल पढ़ लिया था और 83 पे ऊपर ख़त्म हो गया था वो, है ना। इसके बाद हम 81 पे देखो, मैंने पढ़ाना शुरू किया था शायद, ये छोटा टेबल पढ़ लिया था ना। ये बताओ हमारा पहला राज्यपाल किस राज्य से था, और अब का राज्यपाल, अब नहीं, अब के राज्यपाल तेलंगाना। जब वो जन्मे तब तो तेलंगाना था ही नहीं, तो पेपर में क्या टिक करोगे? आंध्र प्रदेश। अब तुम्हारी कॉमन सेंस है, अगर पेपर में आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों आए तो तेलंगाना टिक करना, लेकिन अगर पूछे जन्मे कहाँ तो क्या टिक करोगे? आंध्र प्रदेश। अब संबंधित कहाँ से हैं? तेलंगाना। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ये ध्यान रखना है। पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार, लेकिन आज उनका गांव पड़ता है फतेहाबाद। एचएमटी की फैक्ट्री कहाँ लगी थी?
लेकिन आज वो जमीन है पंचकुला। यानी कई चीज़ों के आंसर बदल सकते हैं, वो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के डिसाइड करना है। चलो पेज नंबर 81 का ये हिस्सा पढ़ लिया। 82 के ऊपर वाला रहता था ना, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बेटा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री टिक कर लो, भगवत दयाल शर्मा। ये बेरी झज्जर के थे। और हमारा जो पहला सीएम था ना बेटा, सीएम हमेशा स्टेट का ही बनता है, जो स्टेट में रहता हो, क्योंकि उसी को स्टेट के लोग जानते हैं और उसी को वो वोट देंगे। हमारे हरियाणा से हम प्राउड से कहते हैं 3 लोग हरियाणा के बाहर के सीएम भी बने हैं, जिनमें 2 बार दिल्ली के सीएम हमारे हरियाणा की सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल, और एक यूपी की सुचेता कृपलानी। ये इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा के 3 लोग बाहर, 2, एक तो यूटी कह लो या दिल्ली को कुछ भी मान लो, और एक यूपी में, इन दोनों में हमारे सीएम बने हैं। इनका संबंध हरियाणा से था। बाकी अपने यहाँ जितने सीएम बने वो 100% अपने ही लोग होंगे। बाहर के किसी आदमी को कोई भी सीएम नहीं बनाता। फिर उन्होंने क्यों बना लिया? क्योंकि दिल्ली में लंबे समय से रह रहे थे अरविंद केजरीवाल। जहाँ आप रहते हैं फिर आप वहाँ के लोगों के बीच में फेमस हो जाते हैं ना, इसीलिए। चलो ये टिक कर लो। तो भगवत दयाल शर्मा बेरी झज्जर में। हरियाणा के पहले लोक आयुक्त कौन थे? प्रीतम पाल सिंह। अब कौन बन गए? अब बन गए हरिपाल वर्मा। लिख लो यहाँ, हरिपाल वर्मा ये बन गए अब, ठीक है। हरिपाल वर्मा ये रेवाड़ी के हैं। हरिपाल वर्मा रेवाड़ी। तो पहला और प्रेजेंट का बीच के मत याद करना। पहला प्रीतम पाल सिंह, अब हरिपाल सिंह। दोनों के नाम में पाल पाल आ गया। पहला प्रीतम पाल, अब हरिपाल। चलो ये प्रीतम पाल सिंह कहाँ के थे? यमुनानगर। लिख लो YN। अब वाले रेवाड़ी के हैं। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति श्री रामलाल। ये 1947 में थे। लिखो यहाँ 1947 में श्री रामलाल। इसके बाद अगला टिक करना, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? शन्नो देवी। एक्चुअल में ये पंजाब की उपाध्यक्ष थी, तो काम करना आता था। 54 लोग अलग होके जब हरियाणा में आए तो उन 54 ने कहा कि मैडम आप तो ऑलरेडी काम जानती हैं, आप ही अध्यक्ष बन जाइए। वैसे भी 2-3 महीने काम करना था। कब अलग हुआ था हरियाणा? नवंबर में। नवंबर से लगा लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में तो इलेक्शन कर दिए। यानी 3 महीने में आपको बहुत लंबा चौड़ा कोई काम नहीं करना था। तो शन्नो देवी इस देश की पहली, हमारी भी पहली, हरियाणा की भी और देश की भी पहली महिला जो किसी विधानसभा की अध्यक्षा बनी। लेकिन जब इलेक्शन हुए ना 81 सीटों पे, फिर शन्नो देवी जी नहीं आई, फिर आए थे राव वीरेंद्र सिंह। फिर उन्होंने जल्दी ही इस्तीफा दिया क्योंकि उनको सीएम बनना था। चलो ये टिक कर लो। तो शन्नो देवी देश की भी पहली और हमारी भी पहली। पहले पंजाब की विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। हरियाणा विधानसभा का पहला आदमी अध्यक्ष कौन बना था? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा की पहली महिला जो वन की प्रमुख बनी, अमरिंदर कौर। ये देश में भी पहली थी। देश में IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में। लिख लो देश में फर्स्ट, अमरिंदर कौर। तो वन प्रमुख। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा का पहला कप्तान नवाब मंसूर अली खां पटौदी, जिनको टाइगर के उपनाम से जानते हैं। सैफ अली के पिताजी हैं ये। पटौदी रियासत के मालिक थे ये। लिख लो यहाँ टाइगर। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव। लगातार 2 साल इन्होंने पर्वतारोहण किया। प्राउड की बात है कि हरियाणा के एक छोटे से गांव की लड़की जब पढ़ने गई कॉलेज राजस्थान, तो उसके कॉलेज के हॉस्टल के पीछे देखती थी वो बच्चे भाग भाग के पहाड़ पे चढ़ते थे। तो उसके मन में आया मुझे भी पहाड़ पे चढ़ना चाहिए। वहाँ से इंटरेस्ट हुआ और फिर वहाँ से पहुँच गई जहाँ माउंटेनियरिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। वहाँ जाके इतना बढ़िया काम सीखा कि लगातार 2 साल माउंट एवरेस्ट फतह किया। और फेमस इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर शेयर किया था, जो बहुत बड़ा रिस्क था, जिसमें इंसान मर भी सकता था। तो ये टिक कर लो, संतोष यादव। यहाँ लिख लो रेवाड़ी से थी ये। और हमारे हरियाणा की फर्स्ट लेडी है। इंडिया में तो ढेर है लेकिन हमारी पहली है ये, 1992-93। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना, फर्स्ट वर्ल्ड कप हमारे लिए 1983 जीतने वाला कप्तान कौन था? कपिल देव। हरियाणा हरिकेन कल हम पढ़ रहे थे 1983। हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान कहाँ? बाड़सा झज्जर। इसे कहते हैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, NCI। लिख लो यहाँ शॉर्ट में NCI, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट।
नेक्स्ट चेक करो, हरियाणा का पहली यूनिवर्सिटी केयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पर बनी थी? कुरुक्षेत्र में 1956 में, हरियाणा बनने से 10 साल पहले। लिख लो यहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आके इसकी नींव का पत्थर रखा था 1952। नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ 56 में बनी थी बेटा, मैंने 52 बोल दिया क्या? अच्छा 56 लिख लेना। देखो 2 यूनिवर्सिटी बहुत काम की है, अपना हरियाणा 66 याद है, 10 साल पहले कुरुक्षेत्र और 10 साल बाद एमडीयू। हाँ इसमें 10 साल, बस 66 से 10 साल बढ़ा देना घटा देना, 56 वाली केयू और 76 वाली एमडीयू। चलो आगे पढ़ो। हरियाणा का पहला कॉलेज था पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, रोहतक में 1926 में। लिख लो रोहतक। वैसे भी स्टेट लेवल के ज़्यादातर कॉलेजेस हमने रोहतक पढ़ा था ना, वहीं था पहला कॉलेज रोहतक, 1926 1926। क्या नाम है इस कॉलेज का? पंडित नेकीराम शर्मा। कल हम कुछ शर्मा के नाम भी पढ़े ना, श्री राम शर्मा, नेकीराम शर्मा, दीनदयाल शर्मा, वही हैं ये। नेक्स्ट चेक करो, भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ बनाया? हिसार। तो सबसे बड़ा पशुओं का फार्म बनाया हमने हिसार। क्या हिसार में पशुओं का कोई पढ़ाई लिखाई का संस्थान भी था? लुवास। लुवास जानवरों की पढ़ाई तो कराता है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेस। वेटरिनरी का मतलब होता है जानवरों से संबंधित। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेस, यानी ये साइंस की बात कर रहा है वेटरिनरी में। तो लुवास संस्थान हरियाणा में जानवरों के ऊपर जो डॉक्टर्स और ये सब तैयार होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा सेंटर है। तो जहाँ पूछे सबसे बड़ा फार्म तो हिसार याद करना, ये भी तो हिसार में ही है। आगे टिक कर लो, हिसार सबसे बड़ा पशु फार्म। हरियाणा का पहला फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, तो ये देवी शंकर प्रभाकर, ठीक है। चंद्रावल के राइटर हैं ये। हरियाणा की सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवी थी चंद्रावल, उसको इन्होंने ही लिखा था। लिख लो, राइटर चंद्रावल। निर्माता का मतलब क्या होता है? निर्देशक कौन होता है? निर्माता जो पैसा लगाता है, प्रोड्यूसर, और निर्देशक जो डायरेक्शन देता है, डायरेक्टर। पैसा प्रोड्यूसर का लगता है, डायरेक्शन जो बताता है ऐसे ये सीन करना है, ऐसे यहाँ पे ये चीज़ आएगी, वो डायरेक्टर। वो थे आनंद कुमार। तो पैसा किसने खर्च किया? देवी शंकर प्रभाकर। इनके बेटा प्रोडक्शन का हाउस का नाम ही प्रभाकर प्रोडक्शन, जैसे ये यशराज फिल्म्स नहीं है, ऐसे ये हमारे हरियाणा का लोकल था। क्या नाम था इसका? प्रभाकर, प्रभाकर प्रोडक्शंस। तो इनका पैसा लगता था, देवी शंकर प्रभाकर। और निर्देशक कौन था पहला? आनंद कुमार, ये डायरेक्टर थे। हरियाणा का सबसे बड़ा और सर्वाधिक पे आ जाओ, हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह। हाँ, इसकी ऊंचाई है 15-14 मीटर, ना मिले तो 1467, इनमें से एक मिलेगी। तो 1467 तो लिखा है, 15-14 तुम लिख लो। और अगर फीट में पूछे तो 4813 फीट, ये भी लिख लो। 4813 फीट सबसे ऊंची चोटी। ज़्यादा ऊंची तो है नहीं, क्योंकि एवरेस्ट कितना है? 8848, कंचनजंगा 8598। उस हिसाब से हमारी हम लिख रहे हैं 1467, तो उनकी तो बहुत ही कम है ऊंचाई पर। करोह कहाँ मिलेगी चोटी? शिवालिक में। शिवालिक कहाँ पड़ेगा? पंचकुला की रेंज में, तो पंचकुला में है ये, पंचकुला में करोह। इससे ऊंची कोई पहाड़ी नहीं है, ये कोई बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है बेटा। 1467 कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट पढ़ लो, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान छछरौली यमुनानगर। हाँ, और इसको कहते हैं हरियाणा का चेरापूंजी। यहीं लिख लो, कम होती है। हाँ, फतेहाबाद और सिरसा। सिरसा से कम होती है साउथ वेस्ट से। लिख लो, फतेहाबाद पे सबसे कम और सिरसा में भी कम। फतेहाबाद में टोटल में कम, पूरे साल की कम। दोनों आंसर आ सकते हैं। और अभी जो बारिशें चल रही थी अब खत्म हो गई। कौन सी बारिश थी वो? कौन सी इसकी थी डायरेक्शन की? दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, साउथ वेस्ट। अगर पूछे ध्यान से सुनो, अगर कहे साउथ वेस्ट से कम बारिश तो कहना सिरसा, सबसे कम टोटल की बारिश तो फतेहाबाद। तो दो जगह बारिश कम होती है, फतेहाबाद और सिरसा। अगर बारिश के मौसम की कम बारिश कहें तो सिरसा, क्योंकि बारिश के मौसम था साउथ वेस्ट वाली। और कहे टोटल कम तो फतेहाबाद। दोनों लिख लेना, एनुअल कम फतेहाबाद, साउथ वेस्ट से कम सिरसा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून से कम सिरसा।
ज़्यादा पूछेंगे तो यमुनानगर का छछरौली, टोटल में भी और वैसे भी। हरियाणा की सबसे लंबी नदी घग्गर दिखा रखी है, ये हरियाणा में ज़्यादा बहती है, यहीं लिख लो यमुना। यमुना 320 या 318 या 322 जितनी आए टिक कर देना। इतने किलोमीटर की लंबाई बाउंड्री बनाती है यूपी के साथ। 318, 20, 22 कुछ भी आ सकती है। ये नदियाँ घटबढ़ कैसे जाती हैं? पानी की मात्रा कम है तो लेंथ कम। अब घग्गर में अगर पीछे से पानी नहीं आया तो क्या राजस्थान के आगे तक जा पाएगी? बीच में ही खत्म। आधी बार तो हमारे हरियाणा में ही सूखी रहती है। अब जनवरी में देख लेना, ज्यादा बारिश का पानी दिखेगा नहीं क्योंकि बारिश होगी नहीं। आगे पढ़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। 4277 लिख लो यहाँ, सबसे बड़ा 4277। ये वन वाला सिर्फ पढ़ लो, रिपोर्ट पुरानी है, मैं नई इस बार कराऊंगी। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है पंचकुला। ये बहुत सालों से है क्योंकि इसका बेटा 43% हिस्सा लगभग फॉरेस्ट कवर है, तो उतने से आगे निकलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ लिख लो 42, 43 अलग अलग थोड़े बहुत चेंज आते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ता। 43% हिस्सा। हरियाणा का सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला भिवानी। ये इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट है, वो मैं करा दूंगी बाद में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद। हरियाणा में 4 जिले याद रखना, 18 बल्कि 17, 16 ये मेन है। कौन कौन है ये फरीदाबाद, ये हिसार, ये भिवानी। FHB ऐसे याद रखते हैं, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, FHB। चलो, जनसंख्या वैसे एक टॉपिक में भी आएगी, डिटेल से वहां भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ टिक कर लो। कहाँ पहुंचे हम लोग? सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गया। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला भी फरीदाबाद। जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको समझ लो, जैसे पूरे भारत में ना बेटा आबादी बराबर नहीं है। तुमने कभी अगर किसी और राज्य की यात्रा की हो, कभी रेल से गए हो, तो तुमने देखा होगा बहुत सारा एरिया तो खाली पड़ा हुआ है, बीच बीच में स्टेशन के पास बस आबादी है। और कभी अगर तुम्हें प्लेन से जाने का मौका मिलेगा तो तुम देखोगे लगभग भारत खाली पड़ा है। जो हमारे दिमाग में ना कि बहुत लोग, ऐसा है नहीं। कुछ एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, बाकी तो सब खाली पड़ा है। कभी आप दिल्ली से केरला की तरफ जाओ तो आपको दिखेगा पूरा भारत खाली है, कहीं कहीं बसावट है। हाँ, जहाँ बसावट है वहाँ आबादी फिर ज्यादा बस जाती है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में तुम जाओ तो कितना कंजेशन है, आदमी सड़क पे ऐसा लगता है निकले तो पैदल जल्दी चलेगा, गाड़ी में लेट पहुंचेगा, इतना कंजेशन। लेकिन फिर वो दिल्ली है भी तो इतनी ना। आप दिल्ली से केरला जाओगे तो आपको बहुत सारी हिस्से खाली, बिल्कुल खाली, बीहड़ जंगल भी हैं जहाँ कोई नहीं रहता। इस एरिया को जो खाली पड़ा है, अगर हम इसको प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निकालें तो फिर भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एरिया के हिसाब से आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। पर हाँ, जहाँ है वहाँ ज्यादा है। जैसे हमारे हरियाणा का फरीदाबाद देखो, यहाँ कितने लोग एक जगह रहते हैं? 2, 4, 4, 2 इतने 1 वर्ग किलोमीटर में। अब अगर अपनी एवरेज निकालें हरियाणा की तो 573 के आसपास निकलती है। मतलब 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 500, 550 लोग तो ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर इसको देखें तो 2500 लेके बैठा है। इसका मतलब ये शहर छोटा है और आबादी ज्यादा। पर इसको अगर कंपेयर करो सिरसा से तो वहां उतने ही एरिया में सिर्फ 303 लोग हैं। यहाँ 303 और वहाँ 2400, 3 8 24, यानी 8 गुना ज्यादा आबादी 1 वर्ग किलोमीटर में किस एरिया में है? फरीदाबाद। तो बेटा फरीदाबाद में उद्योग धंधे भी तो हैं, काम धंधा है, लेबर वहाँ ज्यादा मिलेगी। वहाँ मालिक भी हैं और लेबर भी है, मिडिल क्लास भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, रेहड़ी वाले भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं और बड़े लेवल पे काम करने वाले भी। इसीलिए यहाँ की आबादी का घनत्व कम है या ज्यादा? सिरसा में तुम याद करो, बड़ा एरिया था, गाय ज्यादा थी, खेती ज्यादा। जहाँ गाय खेती ज्यादा होगी वहाँ आबादी बहुत कंजेशन में नहीं रहेगी। जहाँ काम धंधे होंगे ना बेटा, वहाँ आबादी कंजेशन में होगी। जैसे दिल्ली से लगते एरिया में सोनीपत की तरफ आबादी घट रही है, बहुत तेज बढ़ रही है। कहाँ कहाँ से लोग आके बस रहे हैं, कारण काम है यहाँ। जहाँ काम होगा वहाँ आबादी ज्यादा। तो हरियाणा में सबसे पहले ज्यादा काम कहाँ था? फरीदाबाद, इसलिए आबादी ज्यादा। शहर, वैसे शहर सबसे बड़ा है लेकिन जिला सबसे छोटा, आबादी सबसे ज्यादा, 18 लाख लोग लेके बैठे हैं ये। चलो टिक कर लो। तो हम पहुंचे सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद। लिख लो, जनघनत्व तो लिखा है 2298 ना, इसको ठीक कर लो। पीछे भी ठीक लिखा है 2442, इसको ठीक कर लेना।
यही दिया है, लगभग 2500। 2 4 4 2, 2 डिजिट सीधी, 2 उल्टी कर दो, 2 4 को उलट दोगे तो 4 2 ही तो आएगा, 2 4 4 2। ठीक है, हरियाणा का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है? करनाल। इसीलिए इसे कहते हैं धान का कटोरा, लेकिन धान की कटोरी सोनीपत। किसमें ज्यादा? कैथल। 4 जिलों के नाम बताओ ज्यादा पैदा करते हैं जो। के जींद। ये बेल्ट चावल में, धान में नंबर 1 है। ठीक है, आगे टिक करना। हरियाणा का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला कौन है? सिरसा। प्रति व्यक्ति यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में आदमी कम है या ज्यादा? बहुत कम है, 303 व्यक्ति। नेक्स्ट पढ़ो, सर्वाधिक पशु वाला जिला। ये घट बढ़ सकता है, ये घटता बढ़ता रहता है। पशु रिपोर्ट लिखाऊंगी, उसमें मैं लिखवा दूंगी। सबसे शिक्षित जिला कौन है? गुड़गांव। 84%। लिख लो यहाँ 84%। इसलिए पैसा कमाते हैं, वो आबादी के कारण कमाते हैं, ये पढ़े लिखे दोनों मिलके कितना परसेंट टैक्स देते हैं? 50%। एक गुड़गांव और एक फरीदाबाद, 84%। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? मेवात। मेवात का एक अच्छा पॉइंट यही है कि लिंगानुपात में हरियाणा को बहुत पीछे छोड़ता है। टोटल हमारी एवरेज है 879 और ये अकेला कितने लेके बैठा है? 907। इसके कारण हम 879 हैं। अगर हम सोनीपत और गुड़गांव की बात करें तो ये 854 और 52 और 56 पे बैठे हैं। ये तो पीछे हैं बहुत ज़्यादा। ये नंबर 1 है। इस एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ हम इसको उससे देखते हैं कि ठीक है, ये चीज़ तो कम से कम ठीक है इनकी। हरियाणा का सबसे गर्म जिला हिसार। अगर सबसे ज्यादा बारिश कहें तो यमुनानगर, यमुनानगर के चेरा इसमें छछरौली में। कम बारिश एनुअल कहें तो, और अगर कहें एक खास मौसम बारिश वाले में सिरसा। और अगर पूछे सबसे ज्यादा गर्म वाला जिला तो हिसार। बारिश में हिसार का नंबर था? नहीं था। बारिश में किसका था? फतेहाबाद और सिरसा। हिसार इनके बीच में तो आएगा, हिसार के पास ही तो पड़ गए ना दोनों जिले। तो इस बेल्ट में किसी में बारिश कम, किसी में ज्यादा, किसी में गेहूं ज्यादा, किसी में गर्मी ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट बात है। गर्म जिला हिसार और बारिश वाला जिला, कम बारिश वाला फतेहाबाद और एक खास विशेष मौसम में सिरसा। तो इन तीनों की खास बातें हैं। चलो नीचे देखो, हरियाणा का सबसे छोटा न्यूनतम। हरियाणा का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है पलवल। ये पुरानी रिपोर्ट है बेटा, मैं नई में सब लिखवा दूंगी। सबसे छोटी नदी है थापना। कितनी किलोमीटर है? 15। यही चेतांग भी लिख लो, 9 किलोमीटर। जो आए वो टिक करना। ये नदियां पता है दिखेंगी नहीं अब तुम्हें। ये थी कुछ दिन पहले, जब कौन सा मौसम था? बारिश का। ये सिर्फ बारिश में पानी चलता है, फिर ये सूख जाती है। किसी को पता भी नहीं कि नदी है। अब वहां ना घास निकल आई होगी, नॉर्मल आदमी को पता ही नहीं कि यहाँ नदी जा रही है। 9 किलोमीटर कितना है बेटा? तुम्हारा गांव होगा यहाँ से 9 किलोमीटर का। इतनी दूरी की नदी, नदी दिमाग में आती है गंगा, कि कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। ये 9 किलोमीटर 15 किलोमीटर बेसिकली नाले होते हैं। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा पढ़ रहे हो तो फिर इनके नाम। देश में कोई थापना नाम की जगह जानता भी होगा? सिर्फ हम जान रहे हैं, और वो भी हम पढ़ रहे हैं इसलिए। क्या हमें पता है क्या जहाँ बहती है वहाँ लोगों को भी नहीं पता कि इस नदी का नाम थापना नदी है? तो सबसे छोटी नदी कौन सी हुई? लेकिन उससे भी छोटी चेतांग। अगर आ जाए तो कितने किलोमीटर? 9। ये 15, वो 9। तो चेतांग छोटी, थापना उससे बड़ी। हरियाणा का न्यूनतम क्षेत्रफल किसके पास है? फरीदाबाद। ये 742 43 तक मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ग किलोमीटर में ज्यादा अंतर नहीं आता। ज्यादातर किताबें 743 भी दिखाती हैं, 1 मिलेगा कोई सा। ठीक है, अगला है हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? पंचकुला। सबसे कम आबादी है, सीटें भी तो कम थी, 2। किस चीज की? एमएलए की। और कहाँ थी 2? चरखी दादरी में। याद है ये बताया था? किसमें सबसे ज्यादा थी? कितनी थी? हिसार में 7, सोनीपत में और फरीदाबाद में 6-6, और सबसे कम थी 2, एक पंचकुला में और एक चरखी दादरी में। ये टिक कर लो, पंचकुला लिख लो। ओनली 2 एमएलए, एक एमएलए पंचकुला के हैं और एक कालका के, बस 2 ही हैं। वहाँ एक दादरी के हैं और एक बाढ़ड़ा के, 2 एमएलए इनके। ओनली 2 एमएलए लिख लेना। आगे देखो, हरियाणा का न्यूनतम जनघनत्व, सबसे कम जहां लोग दूर दूर रहते हैं वो सिरसा, 303 व्यक्ति। और सर्वाधिक उल्टे डिजिट क्या थे वो? 2 4 4 2। हाँ, यहाँ लिख लो फरीदाबाद 2442, फिर दोनों को कंपेयर करके पढ़ना आसान रहेगा। FBD फरीदाबाद। याद है फरीदाबाद कौन सा जिला बना था? 12वां। वो मैंने अलग से कहा था, इसको याद कर लेना। 12वां जिला कब बना था? 1979। 79 को उल्टा करो 97। दूसरा F बना था फतेहाबाद। फतेहाबाद में बारिश कम या ज्यादा? और वो खास बारिश। और हिसार में क्या था? गर्मी ज्यादा, गर्मी ज्यादा।
चलो पढ़ो आगे। सिरसा हो गया न्यूनतम। हरियाणा का न्यूनतम साक्षरता सबसे कम पढ़ा लिखा, लेकिन किस चीज में अच्छा है ये? मेल फीमेल में। मेल फीमेल 907 है यहाँ। न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला फरीदाबाद। ऐसा कैसे कम क्यों, जब तो ये शहर है, छोटा है, कितनी सड़क बनाओगे? एरिया कम है अगलो का, कितना एरिया है? 743, तो अपने आप जनघनत्व कम हो जाए, इसका सड़कों का घनत्व कम होगा। विविध संगठन में आ जाओ बेटा, ये टिक कर लो पहला। हरियाणा का वित्त निगम, पैसे वाला। बताओ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। हम बने नवंबर में, तो हमारे पास फाइनेंशियल कमीशन ये बनाने का टाइम ही नहीं था फाइनेंस के ऊपर, तो हमने 1 अप्रैल को अगले साल बना दिया। टिक कर लो। 1 अप्रैल 67 को। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? मैक्सिमम हेडक्वार्टर हमने कहाँ बनाया? चंडीगढ़। लेकिन कुछ हेडक्वार्टर हमने पंचकुला भी बना रखे हैं अपने। पैसों वाला चंडीगढ़, राजधानी में बना लिया पैसों वाला। खादी और ग्रामीण उद्योग, गांधी के 100 साल पूरे हुए थे। गांधी कब पैदा हुए थे? 1869। और गांधी कहते थे चरखा कातो और ये सूती कपड़ा, तो उसके 100 साल बाद हमने बनाया हरियाणा में 1969। और ये गांधी वाला हमने चंडीगढ़ में नहीं बनाया। कहाँ बनाया? जो कम चलता है वो पंचकुला में बना लो। कौन से खादी इतनी बिकनी है, लेकिन पैसे वाला काम हमने चंडीगढ़ में किया, तो खादी वाला बना दिया पंचकुला। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 1971 लिखा है पंचकुला में। हाउसिंग बोर्ड अपना पर्सनल है ना, इसमें चंडीगढ़ में कौन सा बनाते हैं जिसमें कि थोड़ा सा नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस हो, या फिर जिसको कि हमें लगे कि दिखाना है। अब हाउसिंग बोर्ड है तुम्हारे यहाँ, जगह जगह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, हर सेक्टर के पास एक HBC होती है ना, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो हाउसिंग बोर्ड का काम तुम्हें नेशनल लेवल पे नहीं दिखाना, इसलिए कहाँ बना लिया? पंचकुला। खादी का काम कहाँ कर लिया? पंचकुला। लेकिन पैसे का काम कहाँ करोगे? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हरियाणा भंडारगारा निगम, वेयर हाउस बोलते हैं बेटा इसको। ये 1974 का फरीदाबाद लिखा है, इसको काट दो, पंचकुला में है बेटा ये, पंचकुला। और विकिपीडिया इसका साल दिखाता है 1967, ऑब्लिक में लिख लेना 1967। एक मिलेगा जो इस तरह के क्वेश्चन है उसमें वो जानते हैं, फिर बच्चे पुलिस वो उसमें कोर्ट में पहुंचते हैं, तो वो जानबूझ के एक ही ठीक ही देंगे। हेडक्वार्टर टिक कर लो पंचकुला। अब तुम्हारा भंडार तुम्हें इकट्ठा करना है, तो दुनिया को क्यों दिखाओगे? अपने घर में कुछ भरो। कहाँ रखोगे हेडक्वार्टर? पंचकुला। हाउसिंग बोर्ड का कहाँ रखोगे? पंचकुला। पर फाइनेंस का कहाँ रखोगे? चंडीगढ़। समझ में आ रहा है? अपने लोकल चीजें रखते हैं हम पंचकुला। पंचकुला चंडीगढ़ एक सड़क ही तो है, सड़क के एक तरफ चंडीगढ़ एक तरफ पंचकुला। तो अपनी लोकल चीजें, तुम्हें खादी पे काम करना है, तुम्हें हाउसिंग पे काम करना है, अपने घरेलू काम है ना, अपने घर कर लो, लेकिन जो नेशनल तुम्हें लगे दिखाने का वो तुम चंडीगढ़ बनाओगे। आगे देखो, हरियाणा उर्दू अकेडमी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 85 में बनी थी, 1985 में हरियाणा उर्दू अकादमी। ये कहाँ बना ली हमने? पंचकुला। जैसे नेशनल लेवल पे क्या दिखाना अपनी, ठीक है अपनी भाषाओं पे काम करो, हिंदी पे, उर्दू पे, पंजाबी पे अपना करते रहो अंदर, तो ये पंचकुला। हॉर्टिकल्चर विभाग, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी, बागवानी लिख लो, बागवानी। ये 1991 में, ये भी पंचकुला। ये सब अपने लोकल लेवल पे कर रहे हैं हम। हरियाणा पावर जनरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक टॉपिक है बेटा पूरा, मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी कैसे ये बना, कब इसका बंटवारा हुआ, 98 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, ये सब मैं बहुत डिटेल से, अभी सिर्फ टिक कर लो, कुछ नहीं करना अभी, क्योंकि इसका टॉपिक है एक बिजली के ऊपर पूरा। अंडरलाइन करना, हरियाणा विद्युत पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंग्लिश में देखो, H का मतलब हरियाणा, PG पावर जनरेशन, CL कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1997 लिखा है पंचकुला। इसके ऊपर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, 97, 98 इसके अलग अलग सन हैं, ये 99 क्यों आते हैं वो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट टिक करो, हरियाणा विद्युत प्रसारण, ऊपर क्या था? पावर जनरेशन, जनरेशन मतलब क्या होता है? बनाना, और प्रसारण का मतलब फैलाना, है ना, यानी कोई बिजली बनाता है और कोई बिजली फैलाता है, पहुंचाता है, ये टिक कर लो, प्रसारण। ये भी 97 में, ये गुड़गांव में। तो जो जनरेट करता है वो ऊपर और जो फैलाता है वो गुड़गांव नीचे, बनाने वाला ऊपर और फैलाने वाला नीचे। अगला, हरियाणा राज्य महिला आयोग 99 में बना, कहाँ बनाया? पंचकुला। अब हरियाणा की राज्य की औरतों के लिए काम कर रहा है तो नेशनल पे क्यों बैठाएंगे? पंचकुला बना दिया। बताओ बिजली बनाने वाला कहाँ और फैलाने वाला? खादी का काम कहाँ रखोगे? पंचकुला। और पैसे का काम? चंडीगढ़। जो अपने लोकल काम है ना वो सारे पंचकुला में करेंगे। अंतरराष्ट्रीय, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव। तुमने इंटरनेशनल को गुड़गांव में क्यों बनाया?
क्योंकि कोई आएगा तो हमारा सबसे एडवांस जिला जो दिखाने लायक है, जो बहुत पैसा कमाता है, वो कौन सा है? गुड़गांव। तो इसलिए हमने इंटरनेशनल लेवल का बना दिया गुड़गांव में, सौर ऊर्जा का गुड़गांव, ये नया ही बना है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला। अब तुम्हें अपने राज्य में सिंचाई की योजना है, कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई कैनल के लिए, कोई पानी के लिए, तो कहाँ रखी बात? अपने अंदर। क्यों नेशनल लेवल पे बना के उसकी बेइज्जती कराएं? इंटरनेशनल का कहाँ बनाया? सौर का। अपना हाउसिंग बोर्ड कहाँ बना लिया? अपना हॉर्टिकल्चर, अपनी सिंचाई, अपनी खादी। हाँ, लेकिन तुमने इंटरनेशनल वाला बना दिया गुड़गांव। पावर जनरेशन का तुमने बना दिया पंचकुला, और पावर फैलाने वाले का, हाँ, और जहाँ पैसा वित्त आ गया वो चंडीगढ़। तो इनको ध्यान से पढ़ना ताकि तुम्हें ये याद हो जाए। चलो नीचे पहुंचो। ये तो कर लिया ना अगला? तो ठीक है, ये टेबल थोड़े से समझ में आ गए तुम्हें? हाँ, ऐसे ना जल्दी जल्दी ज़्यादा टेबल्स पढ़ लेंगे तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आ जाओ पिछले पेज पर, 81 पर ही। हरियाणा का देश में पहला स्थान। जब भी कुछ पूछे ना ऐसा क्वेश्चन, तुम्हें देखे इसमें से फर्स्ट कौन है और 4 राज्य हो तो अपना टिक कर देना, क्योंकि हरियाणा जीके में वो हर चीज वही पूछेंगे जिसमें तुम नंबर 1 हो। अमूमन जैसे कहते हैं कि भाई इसमें नंबर 1 कौन, तो अपना टिक करना। जैसे ट्रैक्टर के प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो तुमसे अपने हरियाणा की जानकारी ले रहे हैं। वैट लागू करने वाला पहला हरियाणा, बुजुर्गों की पेंशन लागू करने वाला, जहां ऐसे क्वेश्चन आए वहां हरियाणा टिक करना है। चलो जल्दी से पढ़ो। देश का सर्वाधिक ट्रैक्टर, टिक कर लो, सर्वाधिक ट्रैक्टर। एग्जाम्पल देना ट्रैक्टर के। ट्रैक्टर में सबसे बढ़िया आज की डेट में फरीदाबाद। ये जो अमिताभ बच्चन है ना, इसकी बेटी की शादी जिनके घर में हुई है, नंदा है बेटा, वो नंदा परिवार बहुत ज्यादा नामी गिरामी लोग हैं, हैवी इंडस्ट्रीज के बड़े पैमाने के मालिक हैं। देखो ये अमीर लोग ना अपनी लॉबी में ही शादी करते हैं। अपनी बेटी की शादी अमिताभ बच्चन ने जिस घर में की वो नंदा परिवार है, यूडी नंदा और हरी नंदा, उनके घर में बहुत पुराने टाइम में बिजनेस क्लास के लोग हैं और हैवी इंडस्ट्रीज में इन्होंने पैसा लगा रखा है। पूरे फरीदाबाद की बेल्ट में ट्रैक्टर का काम, जेसीबी का काम और हैवी मशीनरी बहुत भारी भरकम, ये इनका खानदान बनाता है। तो हमारे हरियाणा में फरीदाबाद में बड़ा बिजनेस का कामकाज ये बच्चन परिवार के रिश्तेदारों का है, नंदा खानदान इनका नाम है। ये टिक कर लो। तो ट्रैक्टर में इनका नाम आ गया। पहले कौन सी थी वो बड़ी कंपनी, अब तो बंद पड़ी है, एचएमटी। एक जमाने में थी वो एचएमटी बेटा, सरकारी थी। नाम देखो ना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। सरकारी संस्थान अमूमन बैठ जाते हैं क्योंकि लोग यहाँ काम नहीं करना चाहते। ये यूडी नंदा का काम क्यों चल रहा है? अगला प्राइवेट है, जो काम नहीं करेगा उसको दफा कर देगा। काम ये पैसा कमाते भी हैं और प्रोग्रेस भी करते हैं। सरकारी में क्या है, आदमी कामचोर होता है, इसलिए सरकारी कामकाज को जल्दी बैठा देता है। वो सोचता है इससे फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है अगली पीढ़ियों पर। आज अगर एचएमटी जिंदा होती तो एचएमटी में हजारों लोगों को काम मिल जाता ना, बंद हो गई। अगर आज ये सीमेंट फैक्ट्री जिंदा होती तो क्या हरियाणा में रोजगार के साधन ना होते? ये सब टाइम के साथ जो बंद करते हैं ना, लोग सोचते हैं हमें क्या फर्क पड़ेगा, पड़ता है, अगली पीढ़ियों को पड़ता है। जितने काम धंधे बंद होंगे अगली पीढ़ियों के लिए बंद होंगे, वो जिसके काम धंधे चलते रहेंगे अगली पीढ़ियों को काम मिलेगा। चलो पढ़ो अगला। कृषि ऋण माफ करने वाला पहला राज्य कौन है? हरियाणा। जहां पूछे ना खेती ट्रैक्टर सब में हम नंबर 1 है। अगला पढ़ो। स्वास्थ्य आपके द्वार, इसमें क्या किया था, गांव गांव में मोबाइल वैन चलाई थी कि भाई यहाँ घूमना, और जैसे एक संडे बना लिया, वेडनेसडे बना लिया, गांव में जितने बुढ़े बुजुर्ग हैं एक जगह कहीं जाके गाड़ी खड़ी हो जाती थी, एक आधा डॉक्टर उसमें 2-4 नर्स वगैरह, वो आते भाई किसी के सिर में दर्द है तो पत्ता दे दिया गोली का, इस तरह की बेसिक चीजें। स्वास्थ्य आपके द्वार, ये योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन? हम। हर चीज में हम आएंगे। भारत सरकार द्वारा सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहां से? पानीपत। पुरानी बात हो गई, 9 साल पुरानी बात हो गई। 22 जनवरी 2015 मोदी जी नए नए आए थे, 14 में तो सरकार आई थी, 10 साल पुरानी बात है ये। वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला देश का पहला हरियाणा। लड़कियों को स्नातक तक की शिक्षा फ्री देने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा। ग्रेजुएशन में लड़कियों की फीस नहीं लगती क्या? फिर पता नहीं क्यों ये ऐसे कहते हैं बार बार, जहां पढ़ो हरियाणा पहला। या तो कुछ कागज जमा कराने पड़ते होंगे, क्योंकि मैंने तो यही सुना कि फीस लगती है। क्या लगती है? स्कॉलरशिप है। अच्छा, वो लिमिटेड लोगों को मिलता है, सबको लिमिटेड को है। अच्छा, लिखने के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है बेटा, चलो पढ़ो आगे। निशुल्क देने वाला देश का पहला राज्य। फसल बीमा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा। फसल बीमा जानते हो क्या होता है? जब खेती करते हैं ना, जैसे गर्मियों में देखो गेहूं जब कटता है तो आग नहीं लग जाती कई बार। फसल बीमा में किसान जितने किले अपने लगा रहा है
उनकी एवज में मान लो उसने 5 किले लगाए तो 1 किले के 5,000 रुपए या 2,000 या 1,000 रुपए उसने बीमा करा लिया। उस बीमा से क्या फायदा हुआ, अगर उसके उस किले में आग लग गई, कोई नुकसान हो गया, तो जितने का बीमा है उतना सरकार उसको दे देगी। लेकिन बेटा इतना बीमा कराना हमारे नॉर्मल लोगों के बस की होता नहीं, और ठीक है शुरू कर रखा है लेकिन अमूमन किसान इसका फायदा नहीं उठाते। ये टिक कर लो। तो किसान ये फसल बीमा लागू करने वाला देश का पहला हरियाणा। देश में सबसे पहले आधुनिक आंगनवाड़ी, टिक कर लो, ये सोनीपत के हसनपुर की थी आंगनवाड़ी। आधुनिक आंगनवाड़ी हरियाणा, सोनीपत का हसनपुर गांव। मुख्यमंत्री बंसीलाल के शासनकाल में सभी गांव में बिजली, ये टिक कर लो। बिजली मंत्री कौन बना दिया, खट्टर। इसी पॉइंट पे तो बन गए कि देश में सबसे पहले आप ही के राज्य में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। हर गांव में खंबे पहुंचा दिए थे, बिजली के तार पहुंचा दिए थे 1970 में। तब तक केरल भी नहीं था, वो तो पढ़ा लिखा है। हम देश का पहला राज्य हैं। और सोचो हम बने कब थे, 66 में एंड में, और 70 में बंसीलाल के टाइम में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ये नेशनल न्यूज बनी थी उस टाइम पर। ये टिक कर लो, बंसीलाल। सर्वाधिक शिक्षित पंचायत, ये तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है। यहाँ पंचायत में सरपंच बनने के लिए कितना पास होना, अगर जनरल है 10वीं, एससी है 8वीं, औरत है तो 8वीं, एससी औरत है तो 5वीं। हमसे पहले राजस्थान लाया, लेकिन राजस्थान शिक्षा की डिग्री कम मांग रहा था। हमने सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी पंचायत की कम से कम 10वीं हो। आदमी है और जनरल है तो 10वीं, औरत है जनरल तो 8वीं, एससी आदमी है तो 8वीं, और एससी औरत है तो 5वीं। तो सर्वाधिक शिक्षित, पहली शिक्षित तो राजस्थान की है, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षित हरियाणा की। भारत का पहला वैट पता है, वैल्यू एडेड टैक्स, 1/4/2003 को लिख लो यहाँ, 1/4/3 को लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2003 को। ऐसे डेट पूछ लेते हैं कभी कभी। वैट की 1/4/3, 1 अप्रैल 2003। वैल्यू एडेड टैक्स, जिसमें वैल्यू ऐड कर दियो, पहले से मिला दी गई हो, VAT। तो वैट सबसे पहले हमने शुरू किया। गौ संरक्षण पता है ना सबको, ये गायों को काटना मारना हरियाणा में कानूनन अपराध है। पूरे देश में अपराध है ये नहीं, पूरे देश में बेटा बीफ का बहुत बड़ा बिजनेस है। और मैं आपको बता दूं, यूरोप में सबसे ज्यादा डिमांड होती है बीफ की। वहां सबसे ज्यादा प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स वो बीफ को ही मानते हैं। हम लोगों को जो नॉर्मल नहीं लगता ना, वहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। और वो हमारे ऊपर हंसते हैं, कितने पागल लोग हैं कि ये लोग नॉनवेज के नाम पे क्या खाते हैं, तो चिकन को सबसे लोअर ग्रेड का माना जाता है नॉन वेजिटेरियन की नज़रों में। अब हमारे यहाँ पूरे देश में ये बातें छिपाई इसलिए जाते हैं क्योंकि मेजोरिटी किसकी है, हिंदुओं की। बाकी बड़ा बिजनेस और सरकार ही करती है बेटा, ये कोई प्राइवेट एक्सपोर्टर नहीं है, सरकार ही जानती है, सरकार ही चलने देती है। जितने बूचड़ खाने चलते हैं, क्या ये सरकार की परमिशन के बिना चल सकते हैं? ऐसे थोड़ी चल सकता है कुछ भी। इस देश में छोटी छोटी चीज भी सरकार की नजर में है। यानी बूचड़ खाने चल रहे हैं, सरकार अवगत है, सरकार जानती है कि गायों का मांस बहुत ज्यादा पैसे कमा के इंडिया को देता है। इसको दिखावटी तौर पे कोई कपड़े पहन के सनातनी वाले और कुछ भी बोलता रहे, एक एक आदमी कांग्रेस का भी जानता है, बीजेपी का भी जानता है कि गायों के मांस का बहुत बड़ा बिजनेस बाहर है और उसकी नीड है। आप नहीं देंगे वो तो किसी और से लेंगे, उनका बिजनेस है। अब आपको कमाना है तो आप कमा सकते हैं, पर ये राज्य की सूची में लिखा है कि जिस राज्य की मर्जी हो गौ संरक्षण के ऊपर अपने अधिनियम अपने कानून बना सकता है। तो हम हरियाणा वाले पहले हैं जिन्होंने गौ संरक्षण अधिनियम पारित किया 2015 में, और लिखित में है कि हरियाणा में इस तरह से बूचड़खाने नहीं है जहां गाय काट के और विदेश में भेजी जाती हूँ। लेकिन बेटा हरियाणा में तुम सब जानते हो कितनी बार ट्रक पकड़े जाते हैं, यहाँ नहीं कटती, यहाँ से ले जाके राजस्थान और आसपास तो कटती ही है ना। कितनी बार जब पुलिस को, और ये भी सबको पता होना चाहिए, इसमें भी पुलिस वालों की सबकी मिली भगत होती है। जो पैसे नहीं पहुंचाते उनके ट्रक पकड़ लेते हैं। क्या एक ही ट्रक जाता है जो पकड़ा जाता है? अरे बेटा हजारों ट्रकों का आना जाना रोज का है, बस पकड़ते उसको है जो उनको मंथली या इस तरह के काम नहीं पहुंचाता, बाकी सबको जाने देते हैं। चलो पढ़ो ये। तो देश में कहाँ पहुंचे हम? गौ संरक्षण कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा, 2015 लिख लो। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक सैनिक ITI जानते हो ना, जहाँ ये ITI करते रहते हैं। सैनिक क्यों बनाई थी? हमारे हरियाणा के बहुत लोगों ने 62 में, 65 में
और 71 में अपनी जान गंवा दी। अब जो सोल्जर्स एक्सपायर हो गए, जो शहीद हो गए, उनके बेटों की पढ़ाई, कई तो लड़कियां बिल्कुल न्यूली मैरिड, 2 महीने शादी के हुए हस्बैंड गुजर गया, अब कहाँ जाए, पढ़ने की उम्र थी। तो ऐसे लोगों के लिए सैनिक ITI स्पेशल बनाई गई और ये कहा गया सैनिकों के घर वाले या तो उनके बेटा बेटी या किसी की बहुत बहुत यंग था तो उसकी वाइफ, इनको यहाँ प्रायोरिटी पर एडमिशन मिले, ये इस तरह के डिप्लोमे या डिग्री ले लें जिससे इनका जीवन यापन आगे आसान हो। तो हम पहला राज्य हैं जिसने इतना सोचा। ये टिक कर लो, सैनिक ITI स्थापित करने वाला 1900 कब बन गई थी? 72 में, क्योंकि लड़ाई थी ना लास्ट 71 वाली, लिख लो 1972। सैनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सैनिकों के बच्चे, उनकी वाइफ, उनके ही घर वालों को एडमिशन प्रायोरिटी पर था 72 में। ठीक है, तो शहीद परिवारों के लिए बेसिकली थी ये, लिख लो शहीद परिवार। नई खेल नीति, सबको पता है नई खेल नीति 15 में आई थी, अब 10 साल हो गए इसको आए हुए। इसमें क्या किया था? इसमें पैसे बहुत बढ़ा दिए थे कि जो हरियाणा से ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में या एशियन में गोल्ड लाएगा उसको करोड़पति बनने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा अमाउंट था 6 करोड़। अभी मनु भाकर ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीत कर आई, 5 करोड़ की मालकिन तुरंत बन गई। प्लस रेलवे ने अलग पैसे, अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं। ये तो सिर्फ अकेली हरियाणा सरकार, सबको नहीं देगी। जो हरियाणा के एरिया में रहता होगा या यहाँ से बिलोंग करता होगा या जिसकी आइडेंटिटी हरियाणवी के तौर पर होगी, सिर्फ उसी को मिलेंगे। सबसे बड़ा अमाउंट, इतना पूरे देश में कोई नहीं देता। होंगे राज्य अमीर, लेकिन खिलाड़ियों पे सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाला हरियाणा हमारा। 6 करोड़ रुपए मिलेंगे सीधे अगर आप गोल्ड लाते हैं। नीरज चोपड़ा किसमें सिल्वर लेकर आए ना, पिछली बार गोल्ड था। यानी अभी 2021 में नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए दिए थे हरियाणा सरकार ने और अब 4 करोड़ रुपए। 10 करोड़ तो 3 साल में नीरज चोपड़ा को दे दिए हरियाणा सरकार ने। मैं 3 साल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 21 के बाद अब 24 में हो गया, 3 ही साल हुए ना। 3 साल में 10 करोड़ के मालिक तो अकेले नीरज चोपड़ा। मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज लाई, 2.5 करोड़, 5 करोड़ इस साल में। करोड़ों रुपए बांटते हैं हम लोग। कहाँ से आते हैं पैसे? हमारे टैक्स के पैसे से। आगे पढ़ो, नेक्स्ट देखना। तो नई खेल नीति 15 के अंतर्गत खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार, कितने करोड़ देने वाला? 6 करोड़। देश का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। रक्षा के ऊपर बेटा 3 चीजें हैं, एक रक्षा का अकेडमी है, एक रक्षा का कॉलेज है और एक रक्षा की यूनिवर्सिटी है। रक्षा का जो सबसे छोटी चीज होती है अकेडमी, अकेडमी बनाई पुणे, खड़गवासला, महाराष्ट्र, NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी। फिर नेशनल डिफेंस कॉलेज बनाया दिल्ली में कॉलेज फेमस है। यूनिवर्सिटी बनाई हमारे हरियाणा में इंदू नाम से। इंदू का मतलब क्या हुआ? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इंदू। तो पूछेंगे हरियाणा में इंदू कहाँ स्थित है? तो ये इंदू किसी लड़की महिला का नाम नहीं है, ये इंदू इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। यानी डिफेंस की 3 चीजें हैं, अकेडमी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सबसे छोटी चीज होती है अकेडमी, उसके ऊपर होता है कॉलेज और सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ बनी, कौन सी? यूनिवर्सिटी। कॉलेज बना दिल्ली में, अकेडमी बनी पुणे, खड़गवासला, महाराष्ट्र में। जल्दी से टिक कर लो। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, यहाँ इंदू लिख लो, INDU। बेटा जो ये बोलती जा रहे हो ना, बहुत काम किए हैं जो बातचीत में उनके गए ये पॉइंट, और ये नहीं गए, अब नौकरियां गई तुम्हारे सामने से अगले साल की। फिर लिखो फटाफट से, INDU इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। 2013 में बिनौला, 11 साल हो गए इस बात को, बिनौला गांव, बिनौला ऐसे जैसे भैंस का चारा नहीं होता बिनौले, वही बिनौला गांव। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य सभी गांवों में पक्की सड़कों से जोड़ने वाला देश का पहला। बिजली में आप पहले, बुढ़ों की पेंशन में आप पहले, सैनिक ITI में आप पहले, गौ संरक्षण में आप पहले। तो सड़कों से सारे गांव जोड़ दिए, पक्की सड़कों से, इसमें भी हम पहले। भारत सरकार द्वारा देश की पहली CNG ट्रेन, CNG बस तो समझ में आती है, ट्रेन 9-10 साल पहले 15 में चली थी। टिक कर लो। हाँ, 15 को हरियाणा, रेवाड़ी से रोहतक। इसको रोहतक से रेवाड़ी मत लिखना, क्योंकि बेटा जो जंक्शन है ना मेन, वो रेवाड़ी में है। तो रेवाड़ी से स्टार्ट होती है, वापस तो जाएगी, रोहतक से रेवाड़ी भी जाएगी, लेकिन चली कहाँ से? रेवाड़ी से रोहतक। ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट CNG ट्रेन रोहतक से रेवाड़ी या रेवाड़ी से रोहतक? हाँ, रेवाड़ी बहुत बड़ा जंक्शन है, बहुत बड़ा, 6 डायरेक्शन में वहां से ट्रेन चलती है, वहां से रोहतक आई थी। भारत की पहली निजी मेट्रो, निजी मतलब क्या होता है? जिसमें पैसा किसका लगे? किसी अमीर आदमी का। हम सब जानते हैं रिलायंस के पास है मेट्रो का एक हिस्सा।
तो रिलायंस चलाने वाला 2003 में, तब तो तुम में से आधे लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, तब चल गई थी। राज्य हरियाणा, कहाँ चली थी? गुड़गांव। और ये क्यों चलाई इन्होंने? क्योंकि इसकी मेंटेनेंस ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा थी, तो सरकार ने कहा कि इस पे प्रॉफिट भी ज्यादा था। ये कहाँ चली थी? गुड़गांव में ना। ये बेटा आईजीआई एयरपोर्ट से पैसेंजर्स को उठाती थी, बहुत बढ़िया ट्रेन थी। इसमें ट्रेन कम थी और एरोप्लेन ज्यादा। तो आईजीआई एयरपोर्ट पे जो विदेशी आते हैं, आप सोचो किसी विदेशी को किसी कंपनी ने भेजा, क्योंकि विदेशियों की तो बहुत कंपनी हमारे गुड़गांव में है, तो वो आईजीआई पे उतरा और तुरंत से उसको कैब ने उसको पहुंचा दिया इसमें, जो ये रिलायंस वालों की है। बहुत तेज गति से चलती थी नॉर्मल मेट्रो के मुकाबले, बहुत अच्छी सुविधाएं, तो इसका पैसा ज्यादा लगता और इसमें नॉर्मल तुम और मैं तो ट्रेवल नहीं करेंगे। अब तुम्हें कहाँ जाना आईजीआई से, तुम कहाँ गुड़गांव रोज जाओगे? तो इसका एक तो स्टॉपेज थोड़ा था, इक्की दुक्की जगह, प्लस स्पीड ज्यादा, पैसा ज्यादा। तो सरकार ने हाथ उठा लिया, क्योंकि सरकार ने कहा यार इसमें कोई कमाई तो होनी नहीं, पैसा ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो विदेश से आए और इनमें ट्रेन में ट्रेवल करें। मैक्सिमम तो बेटा उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं और बड़े ब्रांड की गाड़ी होती है, तो वो उसमें क्यों चलेंगे? उसमें ट्रेन में सीढ़ियों पर चढ़ के जाएंगे। फिर भी लोग यूज कर रहे थे। निजी मेट्रो सिर्फ वही है, कहाँ पर? गुड़गांव में। किसने पैसा लगा रखा है? रिलायंस ने। रिलायंस ने भी कुछ नहीं छोड़ा, कपड़ों में रिलायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलायंस, है ना, पेट्रोल पंप इनके, जैसे कोई जी फोन में, हर चीज में आगे हैं। और इनमें से एक आधा बिजनेस डूब जाए ना बेटा तो इनको फर्क भी नहीं पड़ता। ये 10 बिजनेस चलाते हैं, 5 चल गए तो इनको प्रॉफिट हो गया। सेकेंड हाफ में देखो ऊपर, देश में सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थल, सबसे ज्यादा इतिहास में युद्ध कहाँ हुए? तराइन की लड़ाई हरियाणा में, पानीपत की लड़ाइयां हरियाणा में, कुरुक्षेत्र की लड़ाई हरियाणा में। जितने युद्ध हुए, दिल्ली से लोग और बाहर से लोग आते, बाहर से आते तो पाकिस्तान की तरफ से आते तो यहाँ लड़ते रुक के, वहां से आते तो कहते दिल्ली में क्यों घुसने दे, हरियाणा चलते हैं। यानी सबसे ज्यादा कलेश का कारण ये जमीन बनी। हरियाणा वाले किसी से नहीं लड़े, जब ऐसे युद्ध होते तो हम तो भाग जाते थे कि जिसको लड़ना है लड़ लो, हम क्यों मरे। हमें पता था कुछ दिन लड़ेंगे मरेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे ना। हमारी जमीन तो उठा के तो ले नहीं जा सकते। हमने ज्यादा सोने वोने अपने घरों में कभी रखे ही नहीं। हरियाणा का आदमी का सोना ये मिट्टी थी, इस मिट्टी का कोई क्या ही बिगाड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा जनसंख्या का नुकसान भी नहीं देखा। हरियाणा पे जब जब अटैक हुए, यहाँ का आदमी थोड़ा समझदार था, चालाक था, हमने कभी बढ़ चढ़ के हिस्सा बिल्कुल नहीं लिया। इसलिए देखो हरियाणा में कोई हरियाणवी बहुत बड़ा तगड़ा राजा नहीं हुआ। कौन सा राजा का नाम लेते हो तुम? एक राजा टोडरमल, इसका क्या नाम था इसका, सूरजमल का। सूरजमल को इंडियन हिस्ट्री में जगह मिली है बहुत बड़ी? नहीं। हम हरियाणा जी के पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे। और बेटा उनकी भी ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। इस मिट्टी के लोगों ने प्रैक्टिकल चीजों को देखा, भैया जिंदगी मिली है, कमाओ खाओ, कमाने का साधन ये मिट्टी है। कोई आएगा लड़ेगा झगड़ेगा भाग जाएगा, 2 दिन 2 महीने 2 साल रह लेगा, उससे ज्यादा तो यहाँ टिकेगा नहीं। तो इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। हम उठ के कुछ दिनों के लिए अपना जंगलों में अपने रिश्तेदारों के घर भाग जाते थे, फिर कुछ महीने बाद आते देखते सब खाली है, तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। कोई अगर हमारी फसल में आग भी लगा जाएगा तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम 4 महीने में दूसरी फसल पैदा कर लेंगे। मान लो कोई गेहूं की खेत में आग लगा गया तो क्या फर्क पड़ता है, 4 महीने बाद हमारे धान हो जाएंगे। हम तो 4-4 महीने की फसल उगाते हैं ना। तुम जुलाई में धान लगाते हो और अब देख लो खेत खाली हैं, अभी अक्टूबर तो चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, तुमने 3-3.5 महीने में इतना इकट्ठा कर लिया। उस टाइम पर भी कर लेते थे कि आराम से खाएंगे बैठ के, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नदी हमें नेचर ने दे रखी है, यानी हमारे पास पानी और खाने का साधन था तो हमें चिंता नहीं थी। अब ये जो भिखमंगे बाहर से आते थे जिनके देशों में कुछ नहीं मिलता था, इनके पास कुछ भी नहीं था बेटा। इनके पास खेत में कुछ पैदा नहीं होता। अफगानिस्तान की मिट्टी में है क्या? कुछ नहीं है। अफगानिस्तान को मूवीज में देखना, बिल्कुल बंजर बेटा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ चट्टाने हैं। वहाँ कोई मेहनत करके भी कुछ नहीं पैदा कर सकता। हमारी मिट्टी में सोना है। हम ना सच में ब्लेस्ड हैं, ये समृद्ध मिट्टी है। इस मिट्टी ने एक बीज से 1000 दाने पैदा करके दिए। अफगानिस्तान के लोग कहाँ खोदें, क्या करें, उनके पास जगह ही नहीं है। और जो उनके खेत है ना उसमें कुछ पैदा भी नहीं होता। हम कोई फर्टिलाइजर भी ना इस्तेमाल करें ना तब भी ये मिट्टी पेट भर सकती है, हम भूखे नहीं मरेंगे। हम इतने ब्लेस्ड हैं, ये राज्य बहुत ज्यादा अमीर है, यहाँ कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भूखा नहीं मरता, यहाँ भूखमरी नहीं है, यहाँ कोई बहुत दुबला पतला सिंगल हड्डी नहीं मिलेगा। तुम राजस्थान साइड में जाओगे ना तुम्हें अचंभा होगा, सच में इतने पतले पतले लोग, क्योंकि वहां बेटा खान पान यहाँ की तरह रिच नहीं है वहां भी गाय बहुत ज्यादा, लेकिन खान पान उनका भी अच्छा, ऐसा नहीं खराब है। वो दाल बाटी चूरमे में खूब घी खाते हैं, लेकिन उनका उतना समृद्धशाली मिट्टी नहीं है।
जितनी मिट्टी यहाँ की है। राजस्थान पशुओं की संख्या में बहुत आगे है, दुग्ध उत्पादन में भी आगे है, लेकिन वहाँ के लोग इतने मोटे नहीं मिलते बेटा, क्योंकि एक तो उनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है और ऊपर से वो लोग ना गर्मी के मौसम को ज्यादा सहन करते हैं। आदमी का मोटापा कब बढ़ता है? सर्दी में। सर्दी का खान पान अलग है ना। यहाँ के आदमी का खान पान बहुत रिच है हरियाणा का, इसलिए समृद्धशाली है। चलो जल्दी से लास्ट पढ़ लो, ये कहाँ पहुंच गए हम? अच्छा सर, लास्ट पॉइंट, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा। क्या था इसमें, याद है तुम्हें? नंबर चेंज किए बिना कंपनी बदल लो, ऐसा करते हैं ना लोग, इससे लिख लो यहाँ, नंबर चेंज किए बिना कंपनी बदलना, ये था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। चलो आ गए थोड़े से समझ में ये। एक काम लास्ट और कर लेते हैं, अभी है टाइम 2-3 मिनट। पेज 83 पर आओ, फिर घर जाके पढ़ लेना इसको। 83 का मैप देखो, फटाफट से पढ़ेंगे। मैप में आ जाओ।